मध्य पूर्व एशिया में प्रारंभ हुआ युद्ध लगातार विस्तारित होता जा रहा है और पूरा खाड़ी क्षेत्र इस समय युद्ध की स्थिति में पूरी तरीके से प्रवेश कर चुका है। 9 मार्च 2026 में आज हम खड़े हैं और यदि हम देखें तो 9 दिन हो चुके हैं युद्ध के। देखिए, ऐसे ही हमने देखा था कि रूस यूक्रेन युद्ध जब चालू हुआ था, शुरुआत में लग रहा था कि युद्ध रुक जाएगा। ये जो ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो पूरा का पूरा युद्ध प्रारंभ किया गया, अभी जल्दी रुकने वाला नहीं है। ये भी एक लंबे संघर्ष में ही तब्दील हो चुका है, क्योंकि ईरान के जिस तरीके से शीर्ष नेता मारे गए और लगातार अभी शीर्ष नेताओं के साथ साथ ईरान के विभिन्न क्षेत्रों पर बहुत सारे जो ईरान और तेहरान में जो रणनीतिक क्षेत्र हैं, खासकर तेल भंडार वाले क्षेत्र हैं और जो न्यूक्लियर साइट हैं, उन सब पर जो जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, उन सभी का इम्पैक्ट ये होने वाला है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। अभी इस पर हम बात करेंगे। और एक अभी बहुत बड़ी घटना हुई है, नौसेना का जो जहाज़ था उस पर भी जो है हमला हुआ, उसे भी नष्ट कर दिया गया, बहुत सारे लोग मारे जा चुके हैं। तो अभी हालिया स्थिति क्या है उस पर बात करेंगे और ये युद्ध किस तरफ जा रहा है और इसका इंडिया में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। भारत बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस पूरे युद्ध से। तेल के प्राइजेस तो बढ़ेंगे ही, साथ साथ भारत का जो कोर सेक्टर है ना, इंडस्ट्री का, उस पर भी इम्पैक्ट क्या क्या पड़ने वाले, इस पे भी मैं आज बात करूंगा। ठीक है। मीडिया में आप बहुत सारी बातें सुन रहे होंगे, मीडिया वाले अपने तरीके से चीज़ें दिखा रहे हैं। युद्ध की एक जो बॉल टू बॉल कमेंट्री है, मैं वो ये करने नहीं आया। मैं अभी तक का 9 दिनों का आपको जो डेवलपमेंट है वो बताऊँगा। मैंने आपको जो है कारण भी बताए थे। इससे पहले मैंने एक सेशन आपका लिया था जब युद्ध ये प्रारंभ हुआ था, तो एक बार उस सेशन को भी देख लीजिएगा। आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पब्लिश है वो। और इस सेशन पे मैं आगे के डिस्कशन करूंगा और इसके बाद 1-2 सेशन मुझे लेने हैं कि वेस्ट एशिया का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसका एग्जैक्ट जो है इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इस पे हम बात करेंगे। शेयर मार्केट पे बहुत बुरा प्रभाव गया है इसका, और आने वाले समय पे इन्फ्लेशन की क्या स्थिति हो सकती है और भारत को अपने अल्टरनेटिव्स क्या देखने चाहिए, है ना। हमें उस दृष्टिकोण से इस पूरे मामले को देखना है, क्योंकि भारत के पड़ोस की बात है और खासकर ये क्षेत्र वो है जो कि लाइफ लाइन है, पूरे वर्ल्ड की लाइफ लाइन है ऑयल को लेकर के, तेल को लेकर के। और यहाँ पे कुछ मैं मैप बेस्ड क्लास भी अभी लेने वाला हूँ, इसी सेशन का ही विस्तार मान के चलिए। जैसे हॉर्मुज जल संधि, इस पर भी हम बात करेंगे। खाड़ी क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि उन किसकी किसकी सीमा साझा होती है, तो एग्जाम व्यू पॉइंट से हमें चीज़ों को देखना है। ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अभी 9 दिन तक में क्या डेवलपमेंट हुआ है। 9 दिन तक में डेवलपमेंट आप सभी जानते हैं कि ईरान के द्वारा इजराइल समेत 9 देश, जो खाड़ी देश में 9 देश हैं खाड़ी क्षेत्र के, अभी मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। एक बार मानचित्र खोल ही लेते हैं। ये 9 क्षेत्र हैं, ये आपका खाड़ी क्षेत्र है। ठीक है। ये वाला हरमुज जल संधि बोलते हैं इसको, और ये हरमुज जल संधि के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, इसका इम्पैक्ट पे, चूंकि मुझे प्रॉपर आपसे बात करना है। ये ईरान है आपका, और खाड़ी क्षेत्र से लगे हुए देश हैं, जैसे यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, जॉर्डन हो गया और इजराइल हो गया। तो इजराइल समेत 9 देशों पे हमला किया गया। ठीक है। अमेरिका और इजराइल लगातार हमले कर रहे हैं। ठीक है। ईरान की राजधानी तेहरान पे भी और जितने भी स्ट्रेटजिक क्षेत्र हैं जहाँ पे तेल भंडार है वहाँ पर हमले हो रहे हैं। हवाई मिसाइलें भी हो रही हैं। अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अब अमेरिकी सेना ईरान में प्रवेश करेगी, ऐसा भी सुनने में आया है। ठीक है। और तो इस पे ईरान का भी जो है वक्तव्य है कि भाई यदि अमेरिकी सेना, मतलब अभी देखिए जो भी ऑपरेशन चल रहे हैं नौसेना वायुसेना के द्वारा किए जा रहे हैं, थल सेना का भी प्रवेश नहीं हुआ ईरान में, लेकिन ट्रंप ऐसी संभावना जता रहे हैं, ऐसा दावा कर रहे हैं। और ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ईरान के लगभग 44 नौसैनिक जहाज़ों को, वायुसेना के विमानों को नष्ट किया जा चुका है। और अभी हाल ही में आपने देखा था कि अरब सागर में ईरान का एक जहाज़ था, उसको जो है वो भारत आया हुआ था, उसको भी जो है टारपीडो के द्वारा यानी पनडुब्बी के द्वारा उसे भी ख़त्म कर दिया गया। उसमें काफ़ी सारे लोग ख़त्म भी हो गए, कुछ बचे। ठीक है। ईरान के यदि मैं आंतरिक स्थिति की बात करूं तो ईरान की आंतरिक स्थिति में जो शीर्ष जो वहाँ का टॉप लीडरशिप है, चाहे से आयतुल्ला अली खमेनेई, उनकी मौत हो गई, उनके परिवार के बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, और जो पूरा शीर्ष नेतृत्व था वो लगातार जो है काफ़ी लोग लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। और जो
उत्तराधिकारी बनने की राह में हैं उनके ऊपर भी हमले हो रहे हैं। तो इंटरनल स्थिति बहुत खराब है, आपातकाल जैसी स्थिति है। बहुत सारे भारतीय भी वहाँ पर फंसे हुए हैं, कुछ भारतीयों की मौत की भी बात सुन के आ रही है। तो एक मानवीय संकट जैसी स्थिति ईरान में है और ये अभी तक लगभग 1300 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। ये डेटा और भी ज़्यादा हो सकता है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अमेरिका के जो सैनिक थे, एम्बेसी थे, उन सबको भी मतलब बंधक बनाने की बात कही है, उनको नुकसान पहुंचाने का भी दावा किया है। आसपास ये जितने भी देश हैं, इन देशों में, सभी देशों में क्या है कि अमेरिका के सैन्य बेस हैं, है ना। तो इन सैन्य बेसों पर लगातार हमले जारी हैं, यानी क्षेत्रीय विस्तार हो चुका। अब ये युद्ध पड़ोसी देशों तक फैल गया है, जितने भी खाड़ी देश हैं सब जगह हमले हो रहे हैं। मीडिया थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के भी दिखा रहा, कोई कह रहा बुर्ज खलीफा उड़ा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, दुबई, यूएई, इन सब जगहों पे हमले जारी हैं। सऊदी अरब में भी हमले हुए हैं, यूएई में, कतर, बहरीन, सब जगह पे। जिन्होंने भी अमेरिका का समर्थन किया है, जिन्होंने भी अमेरिका में सैन्य बेस बनाया है, सब जगह पे हमले हो रहे हैं। इराक में कुर्द क्षेत्र में भी ड्रोन की हमले हैं। अब देखो, अमेरिका ने इस पूरे क्षेत्र पे जो उसकी मध्य एशिया को लेकर के पॉलिसी है, या फिर एक तरीके से एशिया को लेकर जो भी रणनीति है, ईरान हो, इससे पहले देखिए इराक को बर्बाद किया गया सद्दाम हुसैन के टाइम पीरियड पे, ठीक है। सीरिया को भी पूरी तरीके से आईएसआईएस और उसको लेकर के बर्बादी की गई, लेकिन यहाँ पे अमेरिका टिका नहीं। हाँ, ये जरूर है, खंडहर में तब्दील हो गया, सीरिया खंडहर में तब्दील हो गया, और यहाँ पे एक चरम आतंकवाद जैसी स्थिति आज देखने को मिलती है, चाहे आईएसआईएस के रूप में हो। यहाँ पे कोई समाधान दे के अमेरिका नहीं गया। यही अफगानिस्तान में तो प्रॉपर एक गवर्नमेंट बना के चला गया तालिबान की, तो अमेरिका कोई समाधान देने वाला देश नहीं है। वही स्थिति कुछ ईरान की वो करने वाला है, और ये युद्ध लंबा जाएगा तो ईरान को नुकसान क्षति तो होगी, नो डाउट, क्योंकि सामने एक बहुत ही शक्तिशाली देश खड़ा है, अमेरिका और साथ में इजराइल, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं पे ईरान अभी साथ में, और इसको लेकर के मैं अलग से एक सेशन भी लेने वाला हूं कि इस पूरे युद्ध में, जब ये पूरा युद्ध है तो इस युद्ध में कौन कौन से हथियारों का उपयोग ईरान कर रहा है, इजराइल कर रहा है और अमेरिका कर रहा है, और उनकी क्या स्ट्रेंथ है, इस पर भी हम अलग से एक बात कर लेंगे। तो ये युद्ध का क्षेत्रीय विस्तार हो चुका है। एयर, ये आप देख पा रहे हैं, ये इमेज में मैंने पूरा आपका जो हवाई क्षेत्र है ईरान के ऊपर पूरा बंद हो चुका है, और इधर आसपास खाड़ी देशों के बीच में। तो एक ये भी डिस्टरबेंस होता है जब अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चलती हैं और कोई एक प्रॉपर हवाई क्षेत्र बंद हो जाता है, तो हवाई यात्राएं बहुत महंगी भी हो जाती है, और यहाँ पर फंसे हुए लोगों के जीवन में भी बहुत, मतलब एक तरीके से जिंदगी रुक सी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्षेत्रीय विस्तार युद्ध का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया की बात करें तो रूस और चीन, ये दोनों देश ऐसे हैं जो कि अमेरिका के इस पूरे एक्शन का कड़ा विरोध कर रहे हैं। भारत का जो पक्ष है वो संतुलित है। अभी यहाँ पर ये देखा जा सकता है, हमारा कोई अभी स्पष्ट स्टैंड नहीं है, क्योंकि इजराइल के, अभी आपको देखा हालिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल यात्रा से ही वापस लौटे। इसके बाद अमेरिका से भी जो हमारे संबंध है, तो अभी भारत का इसको लेकर के कोई अभी स्पष्ट जो वो है, बस ये है कि हम युद्ध के पक्ष में कभी नहीं है, हम युद्ध का विरोध करते हैं। कोई भी मुद्दा है, कोई भी बातचीत के साथ मुद्दों को सुलझाना चाहिए। और ओवरऑल एक चीज़ देखें कि अमेरिका हमेशा कहीं ना कहीं पे दूसरे देशों की विदेश नीति, दूसरे देशों की चीज़ों में काफ़ी लंबे, जब से ट्रंप आए तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हैं। तो 28 फरवरी 2026 से युद्ध शुरू हुआ है, और अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। लगभग 1300 से ज़्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है, और ये संघर्ष अब पूरे मध्य पूर्व और खाड़ी देशों के रूप में पूरा का पूरा हो चुका है। अब इसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा है होर्मुज जल संधि को लेकर के, ये होर्मुज स्ट्रेट है, और ईरान की पार्लियामेंट ने इसको पूरी तरीके से बंद करने की बात कही है, ठीक है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का जो तनाव है, तो 8 मार्च 2026 के दिन मैं रिपोर्टों के हिसाब से कहूँ तो ईरान ने इस पर रणनीति, ये एक बहुत स्ट्रेटजिक मार्ग है, ठीक है। फारस की खाड़ी है ये आपका, और ये अरब सागर है, दोनों को जोड़ता है, ठीक है। यहाँ का पूरा ट्रेड इसी के माध्यम से होता है। होर्मुज स्ट्रेट को हम विश्व की लाइफलाइन कहते हैं, ऑयल लाइफलाइन कहते हैं, क्योंकि पूरे विश्व का तेल इसी क्षेत्र से जाता है। ये तेल बहुल्य क्षेत्र है, जितने भी छोटे छोटे देश हैं सब तेल के दम पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। तो ओवरऑल ये इस पे ईरान ने कठोर नियंत्रण की बात कही है, और वैश्विक तेल आपूर्ति पर एक गहरे संकट के तौर पे इसको हम देख सकते हैं, ठीक है। एक तो सबसे पहली बात, शिपिंग पे रोक हो गई है यहाँ पे।
ईरानी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हैं, जिसको हम IRGC कहते हैं, उसने घोषणा की है कि होर्मुज जल संधि पर अमेरिका, इजराइल और उनके पश्चिमी सहयोगियों के जहाजों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। तो यूरोप के लिए बंद हो गया, ठीक है। भारत और चीन की यदि बात करें तो ईरान ने केवल चीनी जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का वादा किया है। अभी चीनी जहाज यहाँ पे चल रहे हैं। भारत के लिए यदि हम बात करें तो ईरान के और भारत के संबंध अच्छे हैं, लेकिन उस पर कई सारी शर्तें ला दी गई हैं। भारत और जो जितने भी अन्य देश हैं, बहुत सारे देशों को शर्तों के साथ से यहाँ पे शिपिंग की अनुमति मिल रही है, ठीक है। और कई सारे भारतीय कार्गो शिप यहाँ पे फंसे हुए थे, जैसे पुष्पक था, परिमल था, उनको सुरक्षित यहाँ से निकल चुके हैं। अभी सैन्य टकराव लगातार बना हुआ है, उस पर अभी किसी भी तरीके से कोई भी विराम नहीं लग रहा कि होगा, और मुझे लगता भी नहीं कि इसका भी कोई एक समाधान निकल पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा युद्ध चालू ही इजराइल और अमेरिका के द्वारा किया गया है। तो ऐसे में ईरान जवाबी कार्रवाई के अलावा उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग में बैठा के हमें रखना है कि अभी काफ़ी टाइम से ये पूरा का पूरा जो युद्ध है ना, अब नौसेना इसमें एक्टिव हो चुकी है ना। नौसेना, चाहे वो अमेरिकी पनडुब्बियाँ हों या फिर तो ये आपका हवाई हमले के साथ साथ नौसेना के द्वारा भी ये युद्ध प्रॉपर लड़ा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिए, अल्टीमेट जो इसका इम्पैक्ट होना है ना, वो पड़ना है इकोनॉमी में। लोगों का जीवन पूरी तरीके से, मानवीय जीवन पूरा संकट में जाता ही है, और मानवीय के साथ साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है तेल की कीमतें। आप समझिए, तेल की कीमतें, चूंकि आप समझिए तेल विश्व की अर्थव्यवस्था की ब्लड के तौर पे हम जानते हैं, और तेल की कीमतें, मैं भारत के संदर्भ में कहूँ कि तेल की कीमतें तो पूरी तरीके से गड़बड़ होंगी। अभी तेल बहुत महंगा होने वाला है, ठीक है। भारत अल्टरनेटिव के तौर पे रूस से तेल खरीद रहा था। अमेरिका के टैरिफ वार के कारण से हमने थोड़ा सा रूस से तेल खरीदना कम किया था। अब भारत को रूस को अपना विकल्प बनाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अल्टीमेट मार्ग वही है। तो अब एक अल्टरनेटिव मार्ग, जो आर्कटिक एक्सप्रेस, एक नया मार्ग आपको पता है कि रसिया के थ्रू है, क्योंकि रूट ही पूरा बंद है। तो अभी तेल जो आएगा भी ना, वो भी एक अलग रूट से आएगा, और अल्टीमेट जो है उसका इम्पैक्ट बहुत, अब आप खुद देखिए ना, रसिया का भी जो तेल था वो ये आपका जो काला सागर है, काला सागर से भूमध्य सागर और फिर लाल सागर, और एक रूट ये है आपका पूरा का पूरा, ठीक है। तो या तो ये रूट आपका अल्टीमेट इसी रूट का, लेकिन यही पूरा क्षेत्र आपका प्रभावित है, तो कहीं ना कहीं पे असुरक्षा के दृष्टि के कारण से यदि रूट चेंज होता है तो भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और जो यहाँ से हमारी डिमांड कंप्लीट होती थी वो डिमांड पूरी तरीके से बाधित हो जाने के कारण से रसिया पे पूरी तरीके से डिपेंडेंसी आ जाएगी, और भी अल्टरनेटिव भारत देख रहा है इस मुद्दे पे। तो एक तो तेल की कीमतें, दूसरे के साथ साथ पूरा का पूरा कोर सेक्टर। कोर सेक्टर का मतलब जो लोहा उद्योग है, उर्वरक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, जो कंस्ट्रक्शन भारत में होता है, बिजली वाला क्षेत्र है, पश्चिम एशिया से ही सारी चीजें, कच्चे माल के आयात पे सब कुछ निर्भर था, है ना। हम चूना पत्थर, सल्फर, जिप्सम, आयरन, तांबा, ये जितनी भी औद्योगिक सामग्रियां थी, ये हम लगातार इंपोर्ट कर रहे थे पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, इन क्षेत्रों से। और खाड़ी सहयोग परिषद जो GCC है, वो पश्चिम भारत में, पश्चिम एशिया का, भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार था। तो ओवरऑल आप समझिए कि ऊर्जा और लॉजिस्टिक सुविधाएं जो लगातार अभी समय, एक तो ऊर्जा संकट गहरा रहा है, दूसरा लॉजिस्टिक सुविधाएं जितनी भी हैं वैश्विक व्यापार के इस महत्वपूर्ण मार्ग से होती हैं, तो पूरी तरीके से इस पूरे क्षेत्र में व्यवधान खड़ा हो रहा है, और इसका इम्पैक्ट पूरे भारत के अन्य उद्योगों पर भी देखने को मिलेगा। और इसी कारण से अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ ही समय पहले शेयर मार्केट की स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है। पूरा का पूरा शेयर मार्केट इस समय चरमरा गया है, टूट गया है। यदि मैं कच्चे तेल की कीमतों की बात करूं तो कच्चे तेल की कीमत लगभग $100 प्रति बैरल हो चुकी है, लगभग 20% से ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है, और ये अभी लगातार बढ़ना ही है। $114 प्रति बैरल की स्थिति भी देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके बाद दूसरा है शेयर मार्केट लगभग 2400 अंक के गिरावट के साथ अभी बंद हुआ है। तो भारत के सेंसेक्स और निफ्टी दोनों की स्थिति काफ़ी खराब चल रही है। तो मिडिल ईस्ट में ये स्थिति है, और भारतीय नागरिकों की भी मौत हो रही है। ऐसे भारत सरकार, लगभग 67,000 भारतीय फंसे हुए हैं यहाँ पे गल्फ क्षेत्र में। तो ओवरऑल स्थिति डे बाय डे बुरी से बुरी बदतर ही हो रही है, कुछ इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। और ऐसे में भारत सरकार यहाँ के लोगों को पहले ही एडवाइजरी जारी कर चुकी थी कि इस जगह से सुरक्षित रहें या यहाँ से
जो है अपने देश वापस लौटे, और इसको लेकर भारत सरकार ऑपरेशन चला रही है। ठीक है, तो अल्टीमेट ये पूरा का पूरा मामला आपका जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध पे है। युद्ध को लेकर के लॉन्ग टर्म यदि मैं कहूं तो अल्टीमेट एक समय ऐसा आएगा युद्ध रोकना ही पड़ेगा, और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अभी शुरुआती दौरान पे युद्ध रुकता हुआ दिखेगा नहीं, है ना। दोनों ही देश मजबूत हैं, ईरान की भी स्थिति काफ़ी अच्छी है, इजराइल की स्थिति भी बहुत अच्छी है, पीछे अमेरिका का सपोर्ट लगा हुआ है। तो अभी ये युद्ध लंबा चलेगा। यूक्रेन जैसे देश ने अमेरिका के सामने मतलब अमेरिका का साथ पाने के कारण से आपने देखा कि लंबा युद्ध अभी 4 साल पूरे हो रहे हैं रूस यूक्रेन युद्ध के, और वही स्थिति ईरान की स्थिति में बनेगी। और यहाँ पे अब कहानी बहुत मतलब आप देखेंगे बस से बदतर होनी है यहाँ के लोगों, क्योंकि देखो प्रभावित जो होता है ना वो लोगों का जीवन होता है, लोगों का जीवन पूरी तरीके से प्रभावित होता है, और क्या किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अल्टीमेट ये अभी तक का अपडेट है। इस पे मैं अभी ज्योग्राफिकल व्यू पॉइंट से यहाँ का एक बार मैप और जीसीसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा आने वाले सेशंस में। तो हॉर्मुज स्ट्रेट इसका क्या इम्पैक्ट है, यहाँ पे कौन कौन से खाड़ी देश हैं, ऑलरेडी मैंने इस पे कई सेशन ले चुका हूँ, यूट्यूब चैनल पढ़ें, पर इस पे और हमारी बात हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक के अंतर्गत इतना ही।